नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत की थी, जिसमें बिंबाजी भोसले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखे थे। आज उन्हीं के शासन क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार किए थे। तो ये प्रशासनिक सुधार क्या क्या थे? तो रायपुर एवं रतनपुर का ये प्रशासनिक एकीकरण करते हैं, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना करते हैं, राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक 2 जमींदारियों की स्थापना करते हैं। तो इन तीनों को आप RRR, जो RRR मूवी आई थी नहीं, अभी सबको पता होगा, ये RRR अभी ऑस्कर विनिंग भी है। इसका एक गाना नाटू नाटू तो अभी फेमस है ये। तो इस RRR के आधार पर 3 जगह हमने याद किया। क्या? रायपुर व रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण। एक आर से क्या, रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण कर दिया इसने कि अब रायपुर का क्षेत्र अलग और रतनपुर का क्षेत्र अलग नहीं रहेगा, दोनों जगह एक ही प्रशासन के अधीन चलेगा। तो रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण कर दिया। दूसरा आर से क्या, तो रतनपुर में न्यायालय की स्थापना कर दी। रतनपुर में क्या है, न्यायालय की स्थापना कर दी। और तीसरा आर क्या कि राजनांदगांव और खुज्जी में 2 जमींदारियाँ प्रारंभ की। राजनांदगांव और जो खुज्जी क्षेत्र थे वहाँ 2 जमींदारियों की स्थापना की। तो 3 प्रशासनिक कार्य क्या क्या हो गया? RRR से रायपुर रतनपुर में प्रशासनिक एकीकरण, रतनपुर में न्यायालय और राजनांदगांव क्षेत्र में तथा खुज्जी क्षेत्र में 2 जमींदारियों की स्थापना। फिर इसके आगे इन्होंने परगना पद्धति चालू किया था। तो इस परगना पद्धति का इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन लागूकर्ता कौन थे? तो देखेंगे आप, विट्ठलराव दिनकर का नाम आता है। जो कि विट्ठलराव दिनकर का नाम आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये एक सूबेदार थे। तो इनके द्वारा परगना पद्धति को लागू किया जाता है। लेकिन सूत्रधार का मतलब ये कि पहला कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? तो कॉन्सेप्ट बिंबाजी भोसले का था। तो परगना पद्धति के आधार पर, लेकिन उसको चालू किसने किया? तो विट्ठलराव दिनकर ने किया था। तो सूत्रधार कौन थे? आपके बिंबाजी भोसले। लागू करता है जन्मदाता कौन थे? तो विट्ठलराव दिनकर। ठीक है। फिर 5वां इनके बारे में, प्रशासनिक सुधार के बारे में संबंधित जानकारी है कि इन्होंने मोहम्मद खान तरान, जो कि सैनिक थे या सैन्य सेवा प्रदान करते थे, उनको उनके बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने मदनगढ़ किले के क्षेत्र के 5 स्थान दे दिए थे। मदनगढ़ किले क्षेत्र के 5 स्थान दे दिए थे। कौन कौन सा? अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और कीकरदा। अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और कीकरदा। अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और कीकरदा, इन सभी को सैन्य क्षेत्र में बहादुरी के बदले मोहम्मद खान तरान को दे दिया गया था पुरस्कार स्वरूप। ठीक है। मदनगढ़ क्षेत्र के मोहम्मद खान तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले मदनगढ़ क्षेत्र के 5 अकलतरा, लवण, खरौद, मदनपुर और कीकरदा, ठीक है, पुरस्कार स्वरूप दे दिया गया था। अब मोहम्मद खान तरान ये 500 पैदल सैनिक और 200 घोड़ सेना का नेतृत्व करता था। मोहम्मद खान तरान जो था वो सैन्य सेवा तो देता था, लेकिन एक लीडर के रूप में कितनों का लीडर था? तो 200 घुड़सवार सैनिकों का और 50 पैदल सेना का, 500 पैदल सेना का, 200 घुड़सवार और 500 पैदल सेना का नेतृत्व करता था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 5 स्थान कौन कौन से याद रख लेना? अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और कीकरदा। ठीक है। फिर एक अन्य कार्य इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने मराठी, गोंडी, उर्दू भाषा का तथा मोड़ी लिपि का प्रयोग किया था। कौन कौन से? मराठा है तो मराठी करेगा। गोंड क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र में भी इनका शासन हो गया था, तो गोंडी, मतलब बस्तर में अभी नहीं हुआ था लेकिन आगे चलकर हो जाएगा। तो इन्होंने गोंडी, जो छत्तीसगढ़ के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गोड़ों की आदिवासी जनजाति रहती, तो उनको देखते हुए गोड़ी भाषा। मस्जिद का निर्माण कराया था, तो यहाँ
मुस्लिम भी रहते होंगे तो उर्दू भाषा, तथा लिपि कौन सी थी तो मोड़ी लिपि का प्रयोग करता था। मराठा था तो मराठी, गोंडी और उर्दू, ये 3 भाषा का प्रयोग करवाता है और मोड़ी लिपि का प्रयोग करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इतने प्रकार के प्रशासनिक सुधार मुख्यतः इन्होंने किए। क्या 3 RRR से याद किया, रतनपुर रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना, रायपुर और खुज्जी में 2 जमींदारी की स्थापना। फिर परगना पद्धति का सूत्रधार के रूप में जाना जाता है, जिसके जन्मदाता विट्ठल और दिनकर होंगे आगे चल के। फिर इनके सेना में एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे जो 200 घोड़सवार और 500 पैदल सेना के अधिकारी थे। वो कौन थे? मोहम्मद खान तरान, जिसे उनके बहादुरी के बदले मदनगढ़ क्षेत्र के 5 क्षेत्र अकलतेरा, लवण, खरौद, मदनपुर और कीकरदा, ठीक है, इन सबको दे दिया जाता है। साथ में इन्होंने मराठी, गोंडी, उर्दू भाषा के साथ मोड़ी लिपि का भी प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस प्रशासनिक सुधार का देख लिए। अब न्यायालय की स्थापना तो की थी, कहाँ की थी? तो रतनपुर में की थी। क्यों की थी? तो जनता को न्याय संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जनता को न्याय संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए रतनपुर क्षेत्र में न्यायालय की स्थापना की गई थी, क्योंकि वही उनका राजधानी था, ठीक है। फिर इसके समय में एक यात्री आया था मिस्टर लैंकी, आपको याद रखना है मिस्टर लैंकी, बिम्बाजी भोसले के समय में आते हैं। आगे चल के इनका नाम और आएगा, तो मिस्टर लैंकी को याद रखना है। सांस्कृतिक प्रथा देखा जाए तो दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ की थी। प्रशासनिक सुधार तो देख लिया, न्यायालय की स्थापना देख लिए। अब सांस्कृतिक प्रथा क्या थी? स्थापत्य कला और जीर्णोद्धार का क्रम हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। सांस्कृतिक प्रथा क्या थी? तो दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ किया था। क्या? स्वर्ण पत्र देने की प्रथा से प्रारंभ किया था बिम्बाजी भोसले में दशहरा में। स्वर्ण पत्र मतलब सोने का पत्ता नहीं था, वो एक पेड़ आता है जिसका कलर स्वर्ण जैसा रहता है, तो स्वर्ण पत्र उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेटल वाला सोने में आपको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, स्वर्ण पत्र का नाम ही है, ठीक। स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। अब उसके अलावा इतना बड़ा शासक है, इतने बड़े राज्य का शासक है, तो एक गाँव को दान भी देता था। तो इसने सबसे पहले राजिम के राजीव लोचन मंदिर के खर्चे के लिए, जो राजिम है राजीव लोचन मंदिर जिसे विलास तुंग ने बनाया था, जाजरलेदेव ने जिसका जीर्णोद्धार कराया था, तो उसके खर्चे के लिए एक गांव दान में दिया था। वहीं पास का एक गांव, वहाँ का रोज का आपका दिया बत्ती समझ लो, प्रसाद का जो खर्चा है वो निकल जाए, इसके लिए एक गाँव का दान दे दिया था। एक गाँव का दान कैसे? मतलब उस गाँव से जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी वो सभी इस मंदिर के लिए यूज़ किया जाएगा। इस प्रकार से गाँव का दान करते थे। दूसरा 1799 में दूधाधारी मठ को कुछ ग्राम दान दिए थे। जिस प्रकार राजीव लोचन मंदिर के लिए दिया, सेम उसी प्रकार से दूधाधारी मठ के लिए भी दे दिया था। कब? 1799 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बिम्बाजी भोसले की मृत्यु 1787 में हो गई थी। मृत्यु 1787 में हो गई थी। सर अब ये 1799 में क्यों देगा, कैसे देगा? तो इनके शासन में कौन थी? इनकी आगे चल के पत्नी भी आएगी, उनका पत्नी का शासनकाल आगे चलेगा, ठीक। तो उनके द्वारा भी किया गया था, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि जो बिम्बाजी भोसले थे उनके समय जो दान देने की परंपरा थी, उसी में 1799 में भी दूधाधारी मठ को कुछ ग्राम दान में दिया गया था। तो वो कैसे दिया गया था तो याद रखना, आगे आनंदीबाई आएंगी उनके थ्रू, ठीक। अब बिम्बाजी की मृत्यु कब हो जाती है? तो 7 दिसंबर 1787 हो जाती। तो हमने शुरू से ही पढ़ा है 1758 से 87 तक प्रत्यक्ष मराठा शासक एक ही रहते हैं। कौन रहते हैं? बिम्बाजी भोसले, ठीक है। तो इनकी मृत्यु 87 में हो जाएगी। अब इनके बारे में जो उल्लेख है वो छत्तीसगढ़ में जो यूरोपीय यात्री आगे चल के आएंगे मिस्टर कोलब्रुक, उसके यात्रा विवरण से मिलता है। आगे जैसे इनके समय में मिस्टर लैंकी आए, वैसे और आगे यूरोपीय यात्री मिस्टर कोलब्रुक आएंगे, जिनके यात्रा वृत्तांत से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। अब देखेंगे हम ये शासक हैं। अब उस समय के शासक की, अभी पिछले लेक्चर्स में हमने जब काकतीय वंश, कलचुरियंस पढ़े तो उनकी पत्नियों के नाम पढ़े थे, वैसे इनकी भी 3 पत्नियां थी और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक। बिम्बाजी भोसले की कितनी पत्नियां? 3 पत्नियां। शासक है भैया इतने बड़े राज्य का, उस समय तो 1 से 2, 3, 4, 5 ये सब तो कॉमन थे। तो 3 पत्नियां थी। पहली थी आनंदीबाई, ठीक, दूसरी थी उमाबाई, तीसरी थी रमाबाई। तो आनंदी उमा रमा याद रखना है, आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई। तो जब बिम्बाजी भोसले की मृत्यु होती है, बिम्बाजी भोसले की जब मृत्यु होती है तो उमाबाई को बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा होगा बिम्बाजी भोसले से, तो वो उनके साथ ही सती हो जाती है 1887 में सती हो जाती है। तो इनके इसी कारण, मतलब इनके सती होने के कारण ही रतनपुर में वहीं उसी स्थान पर एक सती चौरा का निर्माण करवाया गया। सती चौरा का आगे चल के निर्माण कराया जाता है, किसकी याद में? तो उमाबाई की याद में, कि इन्होंने बिम्बाजी भोसले के साथ, कि मतलब ये बिम्बाजी भोसले के साथ सती हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर रमाबाई,
अब ये रमाबाई पति के वियोग में, मतलब बिम्बाजी के वियोग में ये वन चली जाती है। जैसे वनाप्रस्थ आश्रम होता है ना, आगे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर और कुछ आश्रम, तो वनाप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इस तरीके से। तो ये वनाप्रस्थ आश्रम के तहत अपने पति के वियोग में वन चली जाती है, ऐसे रिलेट करेंगे। ठीक है, रमाबाई वन चली जाती है, उमाबाई सती हो जाती है। अब जो आनंदीबाई रहती है, अब वो उठाती है आनंद सत्ता का। तो दो जो माता वाले नाम आए, उन्होंने एक ने सती प्रथा, सती हो गई सती प्रथा के तहत, और एक वन चली गई। लेकिन जो व्यक्ति वाला नाम है आनंदी, रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, तो उन्होंने आनंद उठाया। आनंद उठाया किसका? बिम्बाजी की मृत्यु के बाद सत्ता का आनंद उठाया किसने? आनंदीबाई ने। तो बिम्बाजी मृत्यु के उपरांत 1787 से 1801 तक इन्होंने बागडोर संभाली थी, किसकी? सत्ता की। ठीक, इनका सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। किसका? महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। किनका? आनंदीबाई का। तो मैंने बताया था कि बिम्बाजी भोसले के बाद 1 साल के लिए चिमणाजी भोसले आते हैं, जो कि आपके नागपुर से ही शासन संभाले, क्योंकि सत्ता की बागडोर यहाँ पर आनंदीबाई ने संभाली थी। और मैंने बताया कि उनकी मृत्यु के बाद जब व्यंको जी को सत्ता मिलती है, तो वो सूबेदार के थ्रू शासन चालू करते हैं। उसी समय एक शासक एक सूबेदार कौन आएगा? सूबेदार महिपत राव। उनका हमने पढ़ा था 1788 से 90 तक, 1788 से 1790 तक पढ़ा था। तो उसी दौरान आनंदीबाई रहती है। तो भाई जब किसी शासक ने इसे सूबा व्यवस्था के तहत वहाँ शासन करने के लिए भेजा है, और वहाँ आनंदीबाई भी अपने शासन चला रही है, तो दो शासक कैसे हो सकते हैं? उनके बीच में कुछ ना कुछ तो संघर्ष होगा ही, कुछ ना कुछ मतभेद तो होगा ही। तो वही परिणाम रहता है कि आनंदीबाई का हमेशा सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा था। सूबा व्यवस्था क्या होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा जब मैं सूबा व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी केवल इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। फिर सूबादार या सूबा को शासन के महत्वपूर्ण कार्य में आनंदी से सलाह लेनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि सत्ता की बागडोर इसने संभाल रखी है। सूबा जो यहाँ सूबेदार आएगा, अब उसको इनसे सलाह लेना पड़ेगा, भैया ये शासिका है वहाँ की। तो वस्तुतः मृत्यु तक आनंदीबाई ने शासन किया। वस्तुतः इनकी मृत्यु जब तक नहीं हो गई तब तक ये शासन करती रही, और जो सूबेदार थे उन्हें इनसे सलाह लेते रहना पड़ता था। ठीक है, फिर इन्होंने राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के समय, जो राम टेकरी मंदिर है जिसने बिम्बाजी भोसले ने बनाया था, उसके समय हाथ जोड़ी हुई बिम्बाजी की प्रतिमा का निर्माण करवाती है। कौन? आनंदीबाई। अब बिम्बाजी भोसले ने क्या किया? राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, उस मंदिर के सामने आनंदीबाई क्या करती है कि उस मंदिर के सामने हाथ जोड़ी हुई मूर्ति की प्रतिमा बनवाती है, किसकी? बिम्बाजी भोसले की, और वहाँ स्थापित कर देती है। तो ये आपको याद रखना है कि राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़ी हुई बिम्बाजी की मूर्ति की स्थापना करवाती है। ठीक है, फिर आनंदीबाई ने रतनपुर के किले के भीतर श्री लक्ष्मी नारायण के एक छोटे से मंदिर का भी निर्माण कराया था। वही मैंने बताया था, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो हमने पढ़ा, वहाँ रतनपुर के किले के अंदर इसने बनवाया था। किसने? आनंदीबाई ने। ये भी आपको याद रखना है। हमने बिम्बाजी भोसले के समय भी देखा कि रतनपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर, और यहाँ भी देखने को मिल रहा है लक्ष्मी नारायण मंदिर आनंदीबाई ने करवाया था, मैंने बता दिया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर आनंदीबाई के समकालीन मराठा शासक कौन कौन हुए? तो एक बिम्बाजी हुए, उनका खुद का पति। चिमणाजी हुआ, 1 साल के लिए आता है। व्यंकोजी हुआ, ये चिमणाजी जिसे उन्होंने गोद लिया हुआ था, और व्यंकोजी हुआ, ठीक है, जो सूबा व्यवस्था आगे लागू करेगा। तो ये 3 शासक होते हैं। और सूबेदार के रूप में बोला जाए तो महिपत राव आते हैं। ठीक है, महिपत राव सूबेदार रहता है इनके समय। तो ये था बिम्बाजी भोसले के प्रशासनिक जो भी सुधार किए थे उसने। उनकी पत्नियों के बारे में क्रम, तो पत्नियों एक बार मैं फिर से बताता हूँ, 3 पत्नियाँ थीं। एक आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई। उमाबाई तो सती हो जाती है, जिसके नाम पर सती चौरा का निर्माण किया गया। रमाबाई पति के वियोग में वन चली जाती है, और आनंदीबाई ये आनंद उठाती सत्ता का। कब तक? जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। तो 1787 से 1801 तक। इसी दौरान एक सूबेदार आता है, सूबेदार महिपत राव, जिसके साथ इसका सत्ता के लिए संघर्ष चलता है। ठीक है, और इसे जो भी सूबेदार आते गए उन्हें इससे सलाह लेनी पड़ती थी हर काम के लिए। ठीक है, फिर आनंदीबाई ने रतनपुर के किले में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया था, ये मैंने बताया था। ठीक, राम टेकरी मंदिर जो बिम्बाजी ने बनवाया था, उसके सामने हाथ जोड़ी हुई प्रतिमा बिम्बाजी की खुद आनंदीबाई बनवाती है, याद रखना है। ठीक, अब आनंदीबाई के समकालीन 3 मराठा शासक हुए, स्वयं उसका पति बिम्बाजी, उसके बाद चिमणाजी 1 साल के लिए आता है, और व्यंकोजी भोसले आते हैं, वो भी इनकी मृत्यु तक इनके समकालीन रहते हैं। ठीक है, तो ये था बिम्बाजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट।
सांस्कृतिक प्रथा के रूप में हमने दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा के बारे में देखा था। गांव दान देने के बारे में जब हमने देखा था तो राजी लोचन मंदिर के लिए गांव दान देता है, और उनकी मृत्यु के पश्चात 1799 में दूधाधारी मठ को भी कुछ गांव दान दिए जाते हैं। ठीक, मृत्यु 1787 में हो जाती है, ये हमने देखा था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यूरोपीय यात्री जो आए थे मिस्टर कोलब्रुक, मिस्टर लैंकी, इनके समय में आए थे। किनके समय में? बिम्बाजी भोसले के समय में। लेकिन उनके आगे एक और अन्य यात्री आएंगे मिस्टर कोलब्रुक, उनके बारे में, उनके यात्रा वृत्तांत से बिम्बाजी के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था बिम्बाजी के बारे में। इसके आगे हम प्रशासनिक अधिकारी और ज़मींदारों के साथ उनका क्या संबंध रहा, इसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आया होगा इस लेक्चर में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।